हेलो स्टूडेंट्स। क्या भारत का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम फेल हो गया है? ऐसा लगता है कुछ पर्टिकुलर एजेंसीज को। स्पेशली हम बात कर रहे हैं लिनसेट। लिनसेट एक ऐसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज के एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को मेजर करती है और उसके ऊपर रिपोर्ट बनाती है। इस रिपोर्ट में पता चला है कि इंडिया के अंदर में कोई भी ऐसी सिटी नहीं है जो कि WHO के नॉर्म्स को फुलफिल करती हो। जी हाँ, इंडिया में कोई भी ऐसी सिटी नहीं है। कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें टोटल जो टॉप 20 वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज थी उसमें से 14 इंडिया में थी। और अभी इन्होंने बताया है, लिनसेट की रिपोर्ट में पता चला है कि कोई भी सिटी इंडिया में रहने लायक नहीं बची है। कुछ लाख डेथ हमारी सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रही हैं और WHO के नॉर्म्स से काफी ज्यादा ऊपर हमारे पॉल्यूशन लेवल चल रहा है। क्या है ये लेंसेट की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, हमारे क्या मेजर्स किए जा सकते हैं, किस वजह से पॉल्यूशन फैलता जा रहा है जो इतनी एफर्ट के बाद भी कम नहीं हो रहा है। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। रिसेंट लेंसेट की रिपोर्ट ने बोला है नो सेफ जोन, यानी इंडिया में कोई भी सेफ जोन नहीं है। स्पेशली सिटी के ऊपर फोकस करते हुए बोला है कि कोई यहां पे कोई ऐसी सिटी नहीं है जो WHO के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो कर पा रही हो या फिर उसके स्टैंडर्ड को के अंदर में आती हो। जीरो सेफ जोन बोला है इन्होंने। नो इंडियन सिटी मीन्स, यानी कोई भी इंडियन सिटी यहां पे इसको क्वालिफाई नहीं कर पा रही है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर पा रही है। क्या इंडिया का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम फेल हो गया है? 1 नंबर 1 ग्रिड 1 स्टैंडर्ड जो है हमारा, 1 डिस्क्रिप्शन प्रोग्राम फेल हो गया है? या फिर क्या हमारा स्वच्छता भारत अभियान जो है उसके अंदर में कुछ कमी है? ये कहां क्या क्या हमें इंप्रूवमेंट इसके अंदर में करने पड़ेंगे? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हमने फिक्स किए हैं, क्या वो हमने हाई फिक्स किए, हमें इसको लो करने की जरूरत है? ऐसा लेंसेट स्टडी में पता चला है कि हमारे जो स्टैंडर्ड है हमने उसको हाई रखा हुआ है, इसलिए वो हम उसको टारगेट को इजीली अचीव कर पा रहे हैं। यानी हमें उसको थोड़ा और नीचे रखना चाहिए। डेफिनेटली और ज्यादा एफर्ट हमें डालने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पे अगर 100 परमिसिबल लिमिट है तो हमने उसको 200 रखी हुई है, जबकि हमें 100 के आसपास रखनी चाहिए। तो WHO ने कंसर्न दिखाया है कि इंडिया को अपने स्टैंडर्ड्स में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसी कंडीशंस बढ़ती चली जाएंगी। लगभग 30 लाख डेथ इंडिया में सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से होती है हर साल। अगर इंडिया में जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हैं उनको 100% फॉलो कर लिया जाए, देखा, अगर 100% फॉलो कर लिया जाए, जितने भी हमारे स्टैंडर्ड मार्क्स हैं, मार्किंग पॉइंट्स हैं जो हमें टारगेट अचीव करने, अगर उसको भी हम अचीव कर लें, फिर भी एयर पोल्यूशन इतना रहेगा जिससे 3 लाख लोगों की डेथ तो हर साल फिर भी होगी ही होगी। तो यानी अगर हम 100% भी अचीव कर रहे हैं फिर भी 3 लाख डेथ है, इसका मतलब हमारे स्टैंडर्ड है हमने थोड़ा सा एक तरीके से गलत लिए हुए हैं, वहां पे थोड़ा हमें चेंज करने की जरूरत है। आइए इस चीज को और डिटेल में समझते हैं। न्यूज में बताया कि इन्होंने कि 82% पॉपुलेशन हमारे ऐसे एरिया में रहती है पूरे इंडिया की, यानी 82% जो कि बिलो एयर स्टैंडर्ड है, स्पेशली WHO के स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही है। यहां पे हर साल, यानी अगर हम इसको अचीव भी कर लें फिर भी 3 लाख डेथ होती है, या जबकि अगर हम पूरे अगर इसको बात करें, लगभग 15 लाख डेथ हमारे इंडिया में हर साल हो रही है, यानी 15 से 20 लाख डेथ हर साल होती है। अगर हम फॉलो भी कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, अचीव भी कर ले टारगेट, फिर भी 3 लाख के आसपास में डेथ होने के चांसेस हैं इंडिया के अंदर। आखिर एक्सटेंट ऑफ पॉल्यूशन कितना है? अगर हम बात करें, 81.9% इंडिया की पॉपुलेशन है जो ऐसे एरिया में रह रही, जो एयर क्वालिटी, जो नाक्स के जो स्टैंडर्ड है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसको फॉलो नहीं कर रही है। स्पेशली हम बात कर रहे हैं 2.5 का जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है वो है 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, जबकि
WHO ने बोला है कि इसका जो मेजरमेंट है वो 5 माइक्रोग्राम होना चाहिए, यानी इतना परमिसिबल लिमिट होना चाहिए। आपने परमिसिबल लिमिट ही बहुत ज्यादा बढ़ाई हुई, यानी 8 टाइम्स तो परमिसिबल लिमिट है, तो डेफिनेटली आप कितना इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो WHO ने इसमें बोला है इसको हमें कम करने की जरूरत है। स्पेशली अगर हम बात करें दिल्ली गाजियाबाद वाले जैसे जो एरियाज हैं जहां पे इंडस्ट्रीज और ये सारी चीजें ज्यादा है, वहां पे ये जो लेवल है 111 माइक्रोग्राम पहुंच चुका है, मान लीजिए, यानी जो स्टैंडर्ड है उससे भी कितना है। और अगर हम WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो लगभग ये आप बोल सकते हैं 20-22 गुना ये ज्यादा स्टैंडर्ड हमारे उससे ज्यादा एमिट हो रहा है इस पर्टिकुलर सिटीज के अंदर में। रूरल एरिया तक यहां पे अफेक्ट हो चुके हैं। जी हाँ, रूरल एरिया जहां पे माना जाता है कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, ग्रीन एरिया है, वहां भी हमें देखने को मिल रहा है। आप सोचिए कि ऐसे एरिया यानी लोअर सुबनसिरी या जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ये जो सुबनसिरी के पास में हम जब देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पॉल्यूशन लेवल आप सोचिए 11.2 है, जहां पे इंडस्ट्रीज कुछ खास नहीं है, ज्यादा पॉल्यूशन जनरली होता नहीं है, व्हीकल ज्यादा नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, वहां उस एरिया में पॉल्यूशन लेवल 11.2 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। यानी WHO के स्टैंडर्ड तो यहां भी फॉलो नहीं हो रहे हैं, जहां पे इंडिया क्लेम करता है कि पॉल्यूशन सबसे कम है। तो इसी वजह से लेंसेट ने इसको फोकस करके दिखाया है कि इंडिया के अंदर में अभी हमें चेंजेस लाने की जरूरत है। जल्दी से अगर चेंजेस नहीं लाए तो बहुत ज्यादा सीवियर लेवल पे जो पॉल्यूशन प्रॉब्लम है वो बढ़ती चली जाएगी। कंट्रीब्यूशन तो मोलारिटी की अगर हम बात करें, जैसे बताया मैंने आपको 15 लाख यानी 1.5 मिलियन इससे डेथ हो रही है। स्पेशली यहां पे PM 2.5 के एक्सपोजर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पार्टिकुलेट मैटर आप जानते होंगे, कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पार्टिकल जो कि एयर में सस्पेंडेड है और जिसका साइज 0.001 माइक्रोन से लेकर 500 माइक्रोन के बीच में एक्ट करता है, लाई करता है, उसको हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। अगर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 मेंशन है, इसका मतलब है जो पार्टिकल का साइज है एनवायरमेंट में वो इतना है, यानी माइक्रो में, यानी 0.001 माइक्रोमीटर से लेकर 2.5 माइक्रोमीटर। अगर हम PM10 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है 2.5 माइक्रोन से लेकर जितने भी पार्टिकल का साइज इस बीच में लाई कर रहा है वो सभी इस कैटेगरी में आएंगे। ये 10 तरह के पार्टिकल हो सकते हैं, 50 तरह के हो सकते हैं, 1000 तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह के पार्टिकल हो सकते हैं, बट साइज के बेसिस पे वो सब 2.5 कैटेगरी में आएंगे अगर उसका साइज इतना है, और 10 कैटेगरी में आएंगे अगर साइज इतना है। दूसरी, इंडिया के अंदर में एक बहुत बड़ी वेरिएशन भी देखने को मिल रही है, यानी ऐसा नहीं है कि सारी पूरे इंडिया में हर जगह इक्वल लेवल का पॉल्यूशन है, क्योंकि यहां पे डाइवर्सिटी अलग अलग टाइप से है। कहीं पे 11.2 माइक्रोग्राम दिखाई दे रहा है तो किसी किसी सिटी के अंदर में, जैसे गाजियाबाद दिल्ली के अंदर में 119 माइक्रोग्राम दिखाई दे रहा है, जो कि अब ये स्टैंडर्ड से फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, यानी अगर हम इसको अचीव भी कर ले तब भी 3 लाख डेथ इंडिया में होगी ही होगी बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। तो जरूरत है अपने अपने स्टैंडर्ड को चेंज करने की। बात करते हैं क्या सोर्सेज हैं। सबसे पहले आप जानते ही हैं सबसे बड़ा जो सोर्स हमें दिल्ली जैसी सिटी के अंदर में देखने को मिल रहा है, गाजियाबाद जैसी सिटी के अंदर में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल रहा है, मेरठ जैसी जगह पे देखने को मिल रहा है, वो है व्हीकल एमिशन। क्योंकि इन वाले एरियाज में व्हीकल बहुत ज्यादा चलते हैं, ट्रेड बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। उस दूसरा रीजन होता है हमारा इंडस्ट्रीज, दूसरा रीजन है हमारा इंडस्ट्रियल एमिशन। इंडस्ट्रियल एमिशन की बात करें तो SOx, नॉक्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर्स, वहीं पे व्हीकल से पार्टिकुलेट मैटर 2.5। यूपीएससी का ऐसा रिकॉर्ड रहा है, किस तरह के क्वेश्चन वो बार बार पूछ रहा है कि किस तरह की चीजों से किस तरह के पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं। यहाँ पे बहुत जरूरी है आपको ये सारी चीजें जान लेना। नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे कंपैरेटिवली कम दिखाई दे रही है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में PM 2.5 बहुत ज्यादा एमिट होता है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में कई बार हमारी स्टबल बर्निंग हो जाती है, या फिर पेस्टिसाइड यूज करते हैं वो एयर में आ जाते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो एयर में आ जाते हैं, सॉइल इरोजन हो जाता है तब वो एयर में आ जाता है, 2.5 जो है वो बढ़ जाता है।
और जब हम इसको बर्निंग करते हैं कई बार हमें ब्लैक कार्बन देखने को मिलता है। जो स्टेट्स इसमें बहुत ज्यादा स्टबल बर्निंग और ये सारी चीजें होती हैं उनमें ये पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हमें ज्यादा देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा एरिया में एग्रीकल्चर होती है। तो डेफिनेटली जब एग्रीकल्चर ज्यादा होती है तो स्टबल भी ज्यादा ही प्रोड्यूस होगा। तो इसके परमानेंट सॉल्यूशंस को निकाला जा रहा है और ये स्टेट्स अपने लेवल पे पूरे एफर्ट डाल रही है कि किसी भी तरीके से स्टबल बर्निंग ना की जाए और अपने पॉल्यूशन को कम किया जाए। कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है वो कोल से ही प्रोड्यूस की जा रही है। इवन इंडिया के अंदर में 60% जो इलेक्ट्रिसिटी है कोल से आती है। यूएसए के अंदर में 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस होती है। सोलर लेवल को बढ़ाते बढ़ाते भी, यानी इतना ज्यादा सोलर लेवल हमने बढ़ा दिया है, सोलर पैनल्स बढ़ा लिए हैं, सोलर एनर्जी बढ़ा दिया, फिर भी कोल के ऊपर की डिपेंडेंसी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि डेफिनेटली सोलर और बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो इमीडिएटली इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि उसको सेटअप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। कुछ साल बाद डेफिनेटली हम रिन्यूएबल पे स्विच कर जाएंगे, जैसे कि पंचामृत में हमने मेंशन भी किया है इंडिया के अंदर में, पेरिस एग्रीमेंट में, COP29 के अंदर में, COP26, COP21 के अंदर में हमने मेंशन किया है कि हम अपने पॉल्यूशन को काफी हद तक कम कर देंगे और 50% तक फोसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी को कम कर देंगे बाय द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एयर पॉल्यूशन में बहुत सारी तरह की चीजें मिलेंगे, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कर सकता है, इंडस्ट्री से एमिट होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यह हमारे व्हीकल्स से जनरली एमिट होता है, लंग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। अमोनिया जो होता है, जो एग्रीकल्चर में और ये काउ डंग में और इस तरह की चीजों में हमें मिलता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे लेड जो होता है, हमारे जो वेस्ट होते हैं, लेड जनरली हम यूज करते हैं, कई बार कुछ फूड प्रोडक्ट में भी उसको टेस्टी बनाने के लिए यूज किया जाता है, पेंट में इसको यूज किया जाता है, कोटिंग मटेरियल में इसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शाइनी होता है और इसको हम यहाँ पे जो लेयर्स होती हैं वो बनाने में इसको यूज करते हैं। और लेड को कई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में भी यूज किया जाता है। इसके ऊपर में हमारा ब्लड के ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एनीमिया हो सकता है, वीकनेस आ सकती है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन डैमेज तक हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें, एमिशन और फायर की वजह से ज्यादा एमिट होता है, जिसमें फटीगनेस हो सकती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारी बॉडी के अंदर में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, यानी हमारी बॉडी का ऑक्सीजन रिप्लेस होकर कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है। जिस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हमारी बॉडी में जो कलर है वो ग्रीन और कुछ कुछ ब्लू कलर का हो सकता है और हमारी जो है इसमें डेथ भी हो सकती है, यानी जो वेसल्स हमें रेड कलर के दिखाई देते हैं, जिसमें ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है, वैसे ही अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंडीशन हो जाए तो हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो ब्लूइश कलर का और बॉडी भी हमें ब्लूइश कलर की दिखाई देगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स यहां पे हो सकते हैं। डेफिनेटली डेथ भी इसके अंदर में हो सकती है। ग्राउंड लेवल ओजोन की अगर हम बात करें तो ये हमारे आई इरिटेशन, अस्थमा और म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। फर्दर इंपैक्ट की बात करें तो रेस्पिरेटरी डिसीज बढ़ती हुई दिख रही है, कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस यानी हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस, लंग्स से रिलेटेड डिसीजेस बढ़ती जा रही हैं। मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, और स्पेशली जो प्रॉब्लम है डेवलपमेंट डिले इन द चिल्ड्रन, एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन स्पेशली ड्यूरिंग एन अर्ली डेवलपमेंट कैन लीड टू डेवलपमेंट डिले इन द चिल्ड्रन इन अफेक्टिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड फिजिकल ग्रोथ। बच्चों की ग्रोथ बहुत प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। कॉग्निटिव सोचने की जो क्षमता है, याद करने की जो क्षमता है, सोचने की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन, क्योंकि ये डायरेक्ट अटैक करता है हमारे ब्लड के ऊपर, ब्रेन के ऊपर में। और जब ब्लड और ब्रेन के अंदर में प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाएगी, यानी ब्रेन को पूरा खाना ही नहीं मिल पाएगा, तो डेफिनेटली वो काम कैसे करेगा। कॉग्निटिव सोचने की जो चीजें हैं वो भी खत्म हो रही हैं और ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। फर्दर अगर हम देख रहे हैं तो हमें प्रीमेच्योर एजिंग, बहुत कम एज में ज्यादा एज के लगने लगे हैं लोग, बाल ज्यादातर सफेद देखने को मिल रहे हैं, उनकी स्किन जो है वो धीरे धीरे ऐसे होती जा रही है, और उनका जो एक्सपोजर है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन में होने की वजह से लंग्स उनके खराब होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से कम एज में वो ज्यादा के दिखाई देते हैं। रिस्क बढ़ता जा रहा है। एक थ्योरी के अकॉर्डिंगली पता चलता है कि अगर 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब पॉल्यूशन बढ़ता है
तो हमारा जो रिस्क है डेथ का वो 8.6 बढ़ जाता है। अगर 20% बढ़ जाएगा, यानी 20 हो जाएगा, तो डेफिनेटली लगभग 19 के आसपास में परसेंटेज रिस्क बढ़ जाता है डेथ का। मेंटल हेल्थ में बहुत सारा इंपैक्ट पड़ता है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है। आपने सुना होगा कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी हो रही है, मैं कहीं पहाड़ों पे जा रहा हूं रहने के लिए। अब ये डेफिनेटली इन इस पर्टिकुलर रिसर्च के थ्रू तो पता चल रहा है कि पहाड़ भी शायद रहने लायक नहीं बच रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी हमें कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। वर्सनिंग प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस, एक्सपोजर टू पुअर एयर क्वालिटी एक्सर्बेट, यानी बढ़ा देता है एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन। अगर किसी पर्सन को पहले से वो एलर्जिक है, पोलन ग्रेन से एलर्जी है, पॉल्यूशन से एलर्जी है, तो कंडीशन को सीवियर कर सकता है। हाइपर टेंशन हो सकती है, यानी हाई ब्लड प्रेशर इसमें बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर इसमें बढ़ सकता है। डायबिटीज जैसी जो प्रॉब्लम है उसके अंदर में और सीवियरिटी हो सकती है, और ये क्रिटिकल कंडीशन में ला सकता है पेशेंट को अगर पॉल्यूशन एक लेवल से ज्यादा हुआ तो। चैलेंजेस, सबसे पहले जो चैलेंज है रैपिड व्हीकल ग्रोथ वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर में हमें देखना पड़ेगा, हमें भारत स्टेज 6 जैसे जो प्रोग्राम है उनको सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा। व्हीकल्स के अंदर में, डीजल इंजन्स के अंदर में, पेट्रोल इंजन्स के अंदर में भारत स्टेज 6 को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सर्ज इन व्हीकल ओनरशिप आउटपेसेस, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंक्रीजिंग ट्रैफिक कंजेशन एंड एमिशन। डेफिनेटली जो कई बार कंसेशन देती है गवर्नमेंट की व्हीकल आप ले सके, लेकिन कई बार व्हीकल लोगों की इतनी पहुंच में पहुंच जाता है कि वो लोग बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो जाता है और बहुत सारे व्हीकल्स खरीद लेते हैं। यानी एक फैमिली में आपको 10-10 व्हीकल देखने को मिलेंगे, जबकि रिक्वायरमेंट अगर 2 की ही है। तो डेफिनेटली यहां पे भी हमें सोचने की जरूरत है कि एक लिमिट से ज्यादा व्हीकल भी होना खतरनाक है। प्लस में कई बार जो हमारे जो लेटेस्ट इंजन्स हैं वो एक तरीके से लोग नहीं खरीदते, अभी भी पुराने BS4 जो इंजन्स हैं उनको खरीदा जा रहा है, यानी किसी दूसरे पर्सन से वो सेकंड हैंड और ये सब लेते हैं। डेफिनेटली यहां पे भी प्रॉब्लम है, हमें पुराने व्हीकल को स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंदर में उसको बेचना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदना चाहिए ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग एंड डेटा कलेक्शन, कहीं ना कहीं CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो हमारा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज के ऊपर में फाइन लगाने पड़ेंगे, उनको जेल तक की सजा देनी चाहिए अगर वो ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं तो, जो कि इसका जो प्रावधान भी है, इसका प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, आर्टिकल्स में ये चीजें मेंशन है, एक्ट में सारी चीज मेंशन है कि अननेसेसरी आप दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इनइफेक्टिव होता हुआ दिख रहा है हमारा नेशनल जो क्लीन एयर प्रोग्राम है उसका इंप्लीमेंटेशन, ओनली 60% ऑफ द अलॉटेड फंड फॉर NCAP हैव बीन यूटिलाइज्ड, सम सिटीज स्पेंड मिनिमल और नो फंड। कुछ सिटीज को तो फंड ही नहीं मिल रहा है, और जिनको इसके अंदर में फंड मिल रहा है नेशनल क्लीन एनर्जी प्रोग्राम के अंडर में, वो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करते हुए नहीं दिख रहे हैं। फेलियर टू एड्रेस द क्रॉस बॉर्डर पॉल्यूशन, यानी आप देख रहे होंगे विद इन स्टेट्स भी यहां पे पॉल्यूशन हो रहा है। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पता चला था कि बांग्लादेश से 35%, पाकिस्तान से 35% पॉल्यूशन इंडिया में आता है। वहीं पे सिटीज के अंदर में भी ऐसे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम देखने जा रही मिलती है कि आसपास की स्टेट से कई बार पॉल्यूशन आ जाता है। डेफिनेटली वो स्टेट इंटेंशनली ये नहीं कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ हमें प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे जहां पे इस पॉल्यूशन को और क्रॉस बॉर्डर पॉल्यूशन को स्पेशली रोका जा सके, क्योंकि जो स्टेट पॉल्यूशन नहीं कर रही है उसको एक्स्ट्रा पॉल्यूशन जो आएगा उसको भी बियर करना पड़ रहा है, उसको उसके लिए अलग से पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जबकि उसने उस पॉल्यूशन को नहीं किया है। तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम भी बढ़ती चली जा रही है। मेजरमेंट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या मेजर्स हो सकते हैं? एनफोर्समेंट ऑफ स्ट्रिक्टर, यानी नेशनल जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड और अच्छा करने की जरूरत है। फीमेल, और स्पेशली हम बात कर रहे हैं कि जो जो ऐसे लोग हैं जो एनवायरमेंट के लिए हम ज्यादा सतर्क मानते हैं। अब जनरली देखा जाता है कि हम लोगों के घरों में जो सफाई और जो ये सब क्लीन का जो मेन जिम्मेवारी वो लेती है फीमेल, यानी वो बाहर भी जॉब करती हैं और घर में भी एक तरीके से घर को क्लीन करने में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। वहीं पे मेल कई बार
थोड़ा डिले हो जाते हैं, थोड़ा इस चीज में लिथार्जिक हो जाते हैं। तो इसलिए इस फीमेल के इस नेचर को, क्लीन रहने के इस नेचर को यहां पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने समझा और उन्होंने बोला कि हमें वीमेन को लीडरशिप में लाना चाहिए ताकि वीमेन अपने लेवल पे पॉल्यूशन को कम कराने में हेल्प करे। तो डेफिनेटली ये भी एक में काम करेगा, स्पेशली विमेन्स ग्रुप टू प्रोड्यूस द बायोचार फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट। तो जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, अब डेफिनेटली फीमेल इसको कन्वर्ट नहीं करेंगी, लेकिन फीमेल इसको लीडरशिप में ले सकती हैं, इसको कंट्रोल कर सकती हैं और जो ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट होता है उसको बायोचार में कन्वर्ट कर सकती हैं। ऐसा सजेशन दिया जा रहा है रिसेंटली अभी हमारी जो गवर्नमेंट है। एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होनी चाहिए। हम जर्मनी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले रहे हैं, कुछ और कंट्री से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और लिथियम लाया जा रहा है। अब उसको और फास्ट कर देना चाहिए। फेम जैसे प्रोग्राम जो है हमारे इंडिया के अंदर में, फास्टर एडॉप्शन ऑफ जो हमारा फास्टर एडॉप्शन ऑफ एंड मैन्युफैक्चरिंग, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड द हाइब्रिड व्हीकल्स। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर में एक फेम नाम की बसेस चलती हैं, वो इसी प्रोग्राम के अंदर में लाई गई हैं, जिसमें हम एक तरीके से गवर्नमेंट जो है वो कैंपेन कर रही है, अवेयरनेस स्प्रेड कर रही है कि हम लोगों को फास्टर एडॉप्शन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और हाइब्रिड व्हीकल्स को। हाइब्रिड व्हीकल का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रिक का भी विजन होगा, यानी एक तरीके से आप ऑप्शन होगा, और यहां पे हमारे पास पेट्रोल डीजल का भी ऑप्शन होगा। ज्यादातर इसमें एटलीस्ट वो कुछ लेवल तक तो इलेक्ट्रिसिटी वाला भी यूज करेगा। वेस्ट मैनेजमेंट को और ज्यादा अच्छे करने की जरूरत है। सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक और एग्रीकल्चर रेसिड्यू को उतनी अच्छी तरीके से अभी फिलहाल हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं जितनी अच्छी तरीके से किया जा सकता है। क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट अगर हो जाए तो डेफिनेटली पॉल्यूशन बहुत कम हो सकता है। इन सीटू जो क्रॉप है, यानी जहां पे ग्रो किए जा रही है, वहीं पे हमें कुछ ऐसे प्रोसीजर लाने चाहिए। उदाहरण के तौर पे स्टबल बर्निंग जो करनी पड़ती है किसान को, क्योंकि जो हमारा जो जब वो खारिफ क्रॉप को हार्वेस्ट करेगा और उसके बाद में राबी क्रॉप को जब वो लगाएगा तो उसके बीच में टाइम पीरियड कम उसको मिलता है, जिसकी वजह से वो उसको डायरेक्टली बर्न कर देता है और दूसरी क्रॉप जल्दी से ग्रो कर देता है। बट आजकल ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जिसमें जो पुरानी क्रॉप के रेसिड्यू है उसको निकाला जा सकता है और नए सीड उसी के साथ में लगाए जा सकते हैं। तो यानी साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस चलते रहेंगे, हार्वेस्टिंग का और सोइंग का प्रोसेस दोनों साइमल्टेनियसली चल सकता है। बट जरूरी है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स अपनी तरफ से इस तरह के जो सिस्टम्स है उनको खरीदने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करे, या फिर यहां पे रेंटिंग वाला सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट करे, तो डेफिनेटली इस चीज से बचा जा सकता है। अर्बन प्लानिंग और ग्रीन स्पेसिंग को बढ़ाना पड़ेगा, ग्रीन एरिया को बढ़ाना पड़ेगा और अर्बन प्लानिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी, जोनिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी कि मान लीजिए हमारा पूरा सिटी है, इसके अंदर में ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, ये पर्टिकुलर हमारा मान लीजिए कि एग्रीकल्चर एरिया हो गया, ये पर्टिकुलर रेसिडेंशियल हो गया, ये मार्केट हो गया, ये हॉर्टिकल्चर हो गया। जोनिंग हमें करनी चाहिए ताकि जो पॉल्यूशन वाला एरिया है उसका कम एक्सपोजर का टाइम पीरियड रहे, यानी जिस टाइम पे आप अपने ऑफिस में हैं उसी टाइम पे सिर्फ पॉल्यूशन रहे, बाकी आप घर पहुंचे और दूसरे एरिया में पॉल्यूशन का लेवल कम हो जाए। तो इस तरह से प्रॉपर जोनिंग जो है डेफिनेटली ये हमारे नॉर्म्स के अंदर में मेंशन्ड है, बट इसको कितना फॉलो किया जा रहा है वो मेन चीज है। फॉरेस्ट कैनोपी अर्बन के एरिया के अंदर में हमें ट्रीज और ये ज्यादा ग्रो करने चाहिए। स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए इंडस्ट्रियल एमिशन के ऊपर, स्पेशली जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उसकी जो पावर है उसको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। 2010 में इसको लाया गया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को, जिसमें हमारे जजेस वगैरह इसके हेड होते हैं, और ये जो भी केसेस इनके पास आते हैं उसको 90 दिन के अंदर में इनको रिजॉल्व करना होता है, और धीरे धीरे करके इसको 30 दिन पे लाया जा रहा है कि कोई भी इंडस्ट्रियल से रिलेटेड कोई भी केस आता है तो इनको 30 दिन के अंदर अंदर में अपनी वर्डिक्ट देनी है, या तो इंडस्ट्री को बंद करना है या इंडस्ट्री को क्या क्या चीजें करनी है, ये सारी चीजें इसके बारे में ये ऑर्डर देंगे। अब इसको अगर स्ट्रॉन्ग किया जाए तो डेफिनेटली इस तरह के एक्शन लिए जा सकते हैं, जिससे हम पार्टिकुलेट मैटर नॉक्स और जो हमारा SO2 है और इसको एक तरीके से कर सकते हैं, और ऐसी इंडस्ट्री जो ज्यादा पॉल्यूशन करती है उसको पीनलाइज भी किया जा सके। इसी से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। अ रिसेंट स्टडी बाय लैंसेट प्लैनेट हेल्थ रिवील्ड दैट एयर पॉल्यूशन इन इंडिया कॉज 1.5 मिलियन डेथ annually with 82% of the pollution living in the area
एक्सीडिंग एयर क्वालिटी एंड जो स्टैंडर्ड है उसे ऊपर पहुंच गया, हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। डिस्कस कीजिए द हेल्थ एंड गवर्नेंस चैलेंजेस को यहां पे डिस्कस कीजिए पोस्ड बाय दिस सिचुएशन एंड सजेस्ट मेजर्स टू मिटिगेट एयर पॉल्यूशन। तो जो भी हमने आपको डेटा प्रोवाइड किया है और जो भी आपके पास डेटा है उसको यूज कीजिए। 250 वर्ड में इसको एक अच्छा सा आंसर लिखने की कोशिश कीजिए विथ प्रॉपर हेडिंग। पहले उसका डिस्क्रिप्शन दीजिए, उसके बाद उसकी एक बॉडी रखिए, एक स्टैंडर्ड बॉडी रखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या मेजर्स हैं, स्टैंडर्ड क्या बोलता है, स्वच्छ भारत अभियान क्या है, हमारे जो अलग अलग जो स्कीम्स आई हैं वो क्या है, हमने जो डेटा दिया है उसको आप यूज कीजिए और बाद में हमने जैसे कंक्लूड किया है उसको आपको कंक्लूड करना चाहिए। और भी इस तरह के वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।